नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर्मी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को कल मैं गणित के कुछ प्रश्नों को पढ़ाया था, आज फिर उसी क्रम में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। चलिए मैं आप आज दूसरा क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, रवि अपनी आय का 80% खर्च करके रवि अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये 120 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। रवि अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। 800, 600, 400, 240 कितना होगा। चलिए देखिए, आय रवि की आय दिया नहीं है। मान लीजिए, माना रवि की आय माना रवि की आय ₹100 है। माना रवि की आय कितना है, ₹100 है। अब इसमें कहा है रवि अपनी आय का 80% खर्च करता है। रवि का जो खर्चा होगा क्या होगा बताइए। रवि का खर्चा जो होगा वह अपनी आय का 80% है। मतलब उसकी आय कितना है, यक्स माने हैं, उसकी आय का 80% खर्च करता है। तो ये रवि का खर्चा हो गया। इसको काट दीजिए, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, मतलब 4 यक्स/5, मतलब 4/5 यक्स, ये खर्चा हो गया, इतना रुपए। अब इसमें कहा है कि 120 रुपये मासिक बचाता है, तो इसका जो मतलब बचत है वो दिया है। बचत कितना दिया है, 120 रुपये दिया है। यहाँ दिया है बचत, बचत दिया है 120 रुपये। तो इसमें से बचत निकालिए। रवि की कुल आय, बचत होगा बचत बचत होगा रवि की कुल आय, रवि की कुल आय माइनस जितना खर्च हुआ है। अगर हम किसी का बचत निकालते हैं तो मतलब उसकी आय में से जो खर्च हुआ है उसी को घटाएंगे तो उसका बचत आ जाएगा। तो कुल आय माइनस खर्च कुल खर्च। तो कुल आय कितना है, कुल आय ₹100 है, माइनस कुल खर्च कितना है। कुल खर्च अभी देखिए निकाले हम, 4/5 यक्स, 4/5 यक्स। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा। यक्स यहाँ कॉमन लेंगे, लासा लेंगे, 5 आ जाएगा। तो यहाँ होगा 5 यक्स माइनस 4 यक्स। 5 यक्स माइनस 4 यक्स बराबर कितना होगा, 5 में से 4 गया यक्स, यक्स/5 कितना होगा, यक्स/5। ये क्या होगा, बचत होगा। और बचत यहाँ भी दिया है 120 रुपये, तो यक्स/5 का मान हो गया 120 रुपये। तो यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान होगा 120/5। इसको, तो यक्स बराबर कितना होगा, यक्स बराबर होगा 12×5 = 60। यक्स बराबर कितना होगा, 600 रुपये होगा। यक्स क्या माने थे हम, यक्स उसकी आय माने थे पूरा, मतलब रवि की पूरा आय ₹100 माना था। तो कितना हो गया, 600 रुपया। वाह, कितना हुआ, 600 रुपये। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है, एक विक्रेता अपने माल पर 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। एक विक्रेता अपने माल पर 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, तो ₹100 मूल्य के माल का अंकित मूल्य क्या होगा। ये जो दिया है, ये दिया है विक्रय मूल्य। ये जो दिया है क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, विक्रय मूल्य बराबर हो गया ₹100।
विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा 100 रुपये। और क्या दिया है 10% दिया है, मतलब 10% बढ़ाकर अंकित करता है, तो लाभ होगा। जब बढ़ाया है तो लाभ होगा। लाभ परसेंट बराबर कितना दिया है, लाभ परसेंट बराबर दिया है 10%। कितना दिया है 10% दिया है। कितना दिया है 10% दिया है। लाभ बराबर कितना दिया है 10%। ये देखिए ये जो है विक्रय मूल्य नहीं है, ये माल का मूल्य है। किसका मूल्य है, माल का मूल्य। क्या है, माल का मूल्य है। माल का मूल्य, देखिए इसमें दिया है माल का मूल्य 100 रुपये है, उस पर 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब जो अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य जो होगा, दिया है माल के मूल्य पर 10% बढ़ाकर अंकित करता है। माल का मूल्य कितना है 100 रुपया है, इस पर 10% बढ़ाकर, मतलब ये 100 + 10% बढ़ाया है, बटे 100 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम, 100 × 110 बटे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो जो माल का मूल्य, ये अंकित मूल्य होगा, ये कितना होगा 110 रुपये होगा। कितना होगा 110 रुपये। ऑप्शन नंबर सा 110 रुपये होगा। कितना होगा 110 रुपये। चलिए दूसरा देखते हैं हम। दूसरा नंबर है, इंटर की परीक्षा में 40% छात्र, इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं तथा 45% छात्र कॉमर्स नहीं है, ये है गणित है। क्या है, गणित है। कॉमर्स नहीं है, ये क्या है, गणित है। क्या है, गणित है। 45% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो यदि दोनों विषयों में 25% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। बताइए आप लोग, 60%, 20%, 65% कि 1%। 1% कितना होगा, चलिए हम बताते हैं। देखिए इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में, ये क्या है, इंग्लिश है, मान लीजिए ये क्या है, ये इंग्लिश है। और इसमें कितना परसेंट है, 40% है। और 45% छात्र गणित में, इसको मान लीजिए हम मैथ। क्या, गणित, मैथ। इसमें दिया है 45%, सॉरी, इसमें दिया है दोनों विषय में 25% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब ये जो ए दिया है, ए वाला एरिया, ए कितना है 25% है, इसमें मतलब 25% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। तो दिया है पहले वाले में, अंग्रेजी वाले में कितना 40% है, इसमें 25% इसमें हो गया, इसमें से 40% निकाल दीजिए, 40% मतलब 25% निकाल दीजिए, कितना परसेंट बचा 15%। 15 मतलब 15 और 25 40% छात्र इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हो गए। उसके बाद मैथ में कितना हुए, मैथ में 45% हुए, तो मैथ में जब 45% हो गए, 25% दोनों में हो गए, और जो 20% बचा वो अकेले मैथ में होंगे, मतलब दोनों का मिलाकर 45% हो गया। अब देखिए ये अनुत्तीर्ण है, क्या है, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है। क्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। अब यहाँ से निकालिए, निकालिए कितना होगा, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। देखिए 15% अकेले इंग्लिश में है, तो परसेंट 15 हो जाएगा, प्लस 25% दोनों में है,
दोनों को मिला लीजिए और 20% ये है, इसको जोड़ दीजिए, कितना परसेंट आएगा? 5 5 10, 0 2 2 4 1 5 1 6, 60% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ। कितना? 60% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा 54 नंबर है, दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होती है। बताइए, दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है? बताइए आप लोग, दंड आरेख में दंड की लंबाई किसके समानुपाती होती है? दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर आ है संगत बारंबारता के। ऑप्शन नंबर आ है संगत बारंबारता के। ऑप्शन नंबर बा है संगत संचाई बारंबारता, संगत बारंबारता के वर्गमूल के दंड की चौड़ाई के। बताइए आप लोग किसके? देखिए, जो दंड आरेख की लंबाई होती है, जो दंड आरेख की लंबाई होती है उसमें उसके संगत बारंबारता के, उसके संगत बारंबारता के समानुपाती होती है, उसके संगत बारंबारता के लंबाई के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित व्यंजकों में से विजातीय व्यंजक क्या है? विजातीय व्यंजक एक होता है, एक होता है सजातीय व्यंजक। क्या होता है? एक होता है विजातीय होता है और एक सजातीय होता है। देखिए, एक होता है विजातीय, एक होता है विजातीय व्यंजक और एक होता है सजातीय व्यंजक। एक होता है सजातीय व्यंजक। एक विजातीय व्यंजक होता है और एक सजातीय व्यंजक। जो विजातीय व्यंजक होता है, पहले सजातीय व्यंजक देखिए। सजातीय व्यंजक वो व्यंजक होता है जैसे जो दोनों समान हो, मतलब जो दो पद हो दोनों समान हो। जैसे देखिए ए 3x 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 3x, देखिए दोनों समान है, ए भी समान है, ए भी समान है, ये भी सजातीय व्यंजक होगा। और 7y बा वाला 7y और 7y, ये भी दोनों समान है, तो ये भी होगा सजाती होगा। क्या होगा? सजाती होगा। ये भी सजाती होगा। देखिए सा वाला है जेड कामा जेड स्क्वायर, ये देखिए दोनों समान नहीं है। एक जेड है एक जेड स्क्वायर है, ये दोनों समान नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? ये होगा विजातीय व्यंजक। क्या होगा? ये विजातीय व्यंजक होगा। क्या होगा? ये विजातीय व्यंजक। सा वाला सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 6 और पी का योगफल क्या होगा? 6 और पी का 6 और पी का योगफल क्या होगा? 6 पी होगा, 6 प्लस पी होगा, पी माइनस 6 होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका योगफल पूछा है, सबसे सरल सवाल है। 6 और पी का योगफल लिखिए, 6 प्लस पी, इसको दोनों जोड़ना है बस, यही इसका योगफल हो जाएगा। 6 प्लस पी कितना होगा? 6 प्लस पी कितना होगा? 6 प्लस पी होगा। बा वाला सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला देखिए, यक्स में से 9 को घटाने पर प्राप्त होगा, ना कि 9 में से यक्स। इसमें देखिए कितना है, यक्स में से घटाने पर क्या होगा? इसमें यक्स में से घटाना है, ना कि 9 में से। तो यक्स में से घटाइए, यक्स में से 9 कितना घटाना है? 9 घटाना है। तो क्या प्राप्त होगा? यक्स माइनस 9। क्या प्राप्त होगा? यक्स माइनस 9। लेकिन अगर यहाँ पूछता कि 9 में से यक्स घटाना होगा, 9 में से यक्स, तो 9 में से यक्स घटाएंगे तो 9 माइनस यक्स होगा। क्या होगा? 9 माइनस यक्स होगा। इसका मतलब यहाँ पे है यक्स का जो भी मान होगा वो बड़ा होगा 9 से,
इसमें यक्स का जो भी मान होगा वो 9 से बड़ा होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? बा होगा, यक्स माइनस 9 होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है निम्नांकित व्यंजकों में से द्विपदी व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें द्विपदी, द्विपदी मतलब दो पदी व्यंजक। दो पदी व्यंजक क्या होगा? दो पदी व्यंजक क्या होगा? देखिए दो पदी क्या होता है? 17x की पावर 5, ये हो गया एक पदी हो गया, ये क्या हो गया? एक पदी हो गया। और दो एक्स वाई प्लस एक्स, ये क्या होगा? ये दो पदी होगा। इसमें देखिए दो पद है, इसमें कितना है? दो पद है। देखिए एक पद दो एक्स प्लस दो एक्स वाई हो गया और एक पद एक्स होगा। मतलब प्लस या माइनस के जो अगल बगल होगा वही गिन लिया जाएगा। और जैसे देखिए इसमें तीन पद है, एक पद होगा, दो पद होगा, तीन पद होगा, ये क्या होगा? त्रिपदी होगा। क्या होगा ये? त्रिपदी होगा। क्या हो गया ये? त्रिपदी हो गया। त्रिपदी होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बा, दो पदी व्यंजक। अब देखिए यहाँ से मेंसुरेशन का प्रश्न आ जाता है। इसमें है तीनों समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? तीन समान भुजा वाले मतलब जिसकी तीनों भुजा समान हो। जिसकी तीनों भुजा समान हो क्या कहते हैं? विषमबाहु कहते हैं, समद्विबाहु कहते हैं, कि समबाहु कहते हैं, कि अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं? क्या कोण कहते हैं बताइए? क्या कौन सा त्रिभुज कहते हैं बताइए? देखिए समबाहु त्रिभुज का परिभाषा ही होता है कि जिस त्रिभुज जिस त्रिभुज की जिस त्रिभुज की तीन भुजा जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो। क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, ये कितना नंबर है? 9 नंबर यहाँ लिख उठा है। एक मिनट। चलिए चलिए देख लीजिए, नंबर से कोई मतलब नहीं है। तीनों आसमान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? उसमें था जो समान भुजा हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसको क्या कहते हैं? इसमें लिखा है कि तीनों आसमान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? देखिए विषमबाहु का परिभाषा होता है, इसका होगा विषमबाहु त्रिभुज। क्या होगा इसका? विषमबाहु त्रिभुज होता है। इसका परिभाषा होता है कि जिस त्रिभुज की जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की तीनों भुजा असमान हो, असमान हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 61 नंबर है। दो समान भुजा वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? दो समान भुजा वाले
देखिए समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब आप सुनिए। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब समा समद्विबाहु मतलब जिसकी भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर आ सही है इसमें। दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु बता दिए, समबाहु भी बता दिए। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को, एक कोण त्रिभुज बना लीजिए। देखिए ये न्यून कोण है, मतलब प्रत्येक न्यून, जिसका, जिस त्रिभुज की तीनों कोण 90 अंश से छोटा हो, जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 अंश से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए ये भी 90 अंश से छोटा है, ये भी 90 अंश से छोटा है, ये भी 90 अंश से छोटा है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग क्या होता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में मतलब वैसी कोण जो समद्विबाहु भी हो और समकोण हो। पहले समकोण देख लीजिए आप। समकोण, समकोण होता है जिस त्रिभुज की, समकोण क्या होता है? जिस, जिस त्रिभुज की एक कोण, एक कोण समकोण हो। जिस त्रिभुज की एक कोण क्या हो? समकोण हो। समकोण मतलब 90 अंश का हो। समकोण मतलब क्या हो? 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखिए पूछा है समद्विबाहु समकोण, मतलब दो भुजा भी बराबर हो और एक समकोण भी त्रिभुज हो। बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे हम? देखिए ये भुजा और ये भुजा इसमें बराबर है, और ये भुजा बराबर नहीं है, और इसका मान कितना है? 90 अंश है। इसका मान कितना है? 90 अंश है। देखिए ए भी इसमें ए भी न्यून कोण होगा और ए भी न्यून कोण होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें पूछा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग क्या होगा? दो कोण, एक तो कोण 90 अंश का है ही है, एक जो बी वाला कोण है ये 90 अंश का है ही है, और इसमें ए और सी वाला पूछा है, कोण ए प्लस कोण सी। इसमें प्लस ए कोण सी प्लस कोण सी का मान यही पूछा है। इसका मान कितना होगा? देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? होता है त्रिभुज के, त्रिभुज के, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, अंतःकोण का मान 180 अंश होता है। क्या मान? 180 अंश होता है। तो देखिए जब ए 90 अंश है तो ए जो कोण है, कोण ए और कोण सी बराबर होगा। यहाँ कोण ए, यहाँ कोण ए बराबर कोण सी होगा, कोण ए बराबर कोण सी होगा, क्योंकि क्योंकि ये 90 अंश का ही है। तो ये दोनों, जब ये दोनों और ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी होगा। इसके बाद 90, तो कोण ए का मान कितना है? कोण ए का मान हमें नहीं पता है, एक्स मान लीजिए। कोण बी का मान कितना पता है? कोण बी का मान हमें नहीं पता है, कोण बी का मान वाई मान लीजिए। कोण बी का मान वाई नहीं मानेंगे, क्योंकि कोण ए कोण सी बराबर है। तो इसका भी मान कितना होगा? इसका भी मान यक्स होगा। इसका भी मान कितना होगा? यक्स होगा। और कोण बी का मान दिया है, कोण बी बराबर कितना होगा?
90 अंश होगा। इसलिए तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। कोण ए, कोण बी, कोण कोण ए का मान कितना है? नहीं पता है, मतलब यक्स मान लीजिए। कोण बी का मान कितना है? नहीं पता है, यक्स माने हैं हम। प्लस कोण सी का मान कितना माने हैं? कोण बी का मान 90 अंश यहाँ है। कोण बी का मान कितना है? 90 अंश। और कोण सी का मान यक्स माने हैं। कोण सी का मान कितना है? यक्स है। बराबर 180 अंश होगा। तो 2 यक्स प्लस 90, इधर 90 इधर जाएगा, कितना होगा? 2 यक्स। यक्स यक्स जुड़ जाएगा, 2 यक्स होगा। 180, 190 इधर जाएगा, इधर प्लस इधर जाएगा माइनस होगा। 180 माइनस कितना होगा? 180 माइनस 90 मतलब 90 होगा। तो हमें यही पूछा है, दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग पूछा है। मतलब दो कोणों का योग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग क्या होगा? 90 अंश होगा। क्या होगा? 90 अंश होगा। सा नंबर सही है। सवाल इतना छोटा है लेकिन हल इतना बड़ा है। अच्छा, यहाँ बी बराबर 90 अंश दिया है। चलिए वही मतलब होगा। कोण सी बराबर यक्स। ठीक है, दूसरा देखिए आप। दूसरा 64 नंबर है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है बताइए? एक वर्ग होता है और एक आयत होता है। एक क्या होता है? आयत होता है, एक वर्ग होता है। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? देखिए, जो वर्ग होता है वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 अंश। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत का आयत, देखिए गलत हो गया। आमने सामने की भुजा नहीं होती है, सभी भुजा बराबर होती है इसकी। इसकी होती है सभी भुजा बराबर होती है। आयत का होता है प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। और आमने सामने की भुजा बराबर होती है इसमें। इसका है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। आयत का देखिए, वर्ग का चित्र हम बना दे रहे हैं। ये वर्ग हो गया। वर्ग की जो सभी भुजा हैं बराबर है। वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब आयत है ये वर्ग है। अब आयत 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 की जो आमने सामने की भुजा है वो बराबर है। आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर है। और जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। इसमें क्या होगा? आयत का प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 65 नंबर है, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है। अभी देखिए बराबर बताएं हम। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा देखिए, इसमें दिया है एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण 5√2 है, सेंटीमीटर है। ऑप्शन आ है 36 वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर, 84 वर्ग सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा? देखिए,
वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, इसमें देखिए दिया है विकर्ण, विकर्ण से पहले हम भुजा निकालेंगे, उसके बाद उसकी क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का विकर्ण क्या होता है बताइए आप लोग। वर्ग की विकर्ण, वर्ग की विकर्ण होता है भुजा गुणे अंडा रूट 2 होता है। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणे अंडा रूट 2 होता है। तो इसमें लिखिए, पहले इसका भुजा निकालिए, भुजा कितना है, भुजा कितना है यहाँ, भुजा है यहाँ ए, मान लीजिए भुजा ए है, ए अंडर रूट 2 बराबर कितना होगा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दिया 5 अंडर रूट 2। तो ए का मान निकालिए, ए से देखिए कट जाएगा, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा 5, ए बराबर क्या होगा 5। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल ए क्या आया है, ए भुजा आया है, क्या आया है भुजा, भुजा ए बराबर होगा 5। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, यहीं पे रख दीजिए, भुजा कितना है 5 है, तो 5 रख दीजिए यहाँ, 5 का वर्ग कर दीजिए, कितना होगा 25 होगा, कितना होगा 25 वर्ग सेंटीमीटर, क्या होगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए दूसरा देखते हैं हम। दूसरा है एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो, एक त्रिभुज में दो क्या हो सकते हैं बताइए। अधिक कोण हो सकते हैं, समकोण हो सकते हैं, न्यून कोण हो सकते हैं, कि 60 अंश से छोटा कोण हो सकते हैं। बताइए आप लोग एक कोण में क्या हो सकते हैं। एक कोण में क्या हो सकते हैं बताइए। एक कोण में हो सकते हैं क्या बताइए आप लोग। एक त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज में, एक त्रिभुज में क्या हो सकते हैं। चलिए देखिए एक त्रिभुज में क्या हो सकता है, पहले त्रिभुज बनाइए, चाहे जैसा त्रिभुज बनाइए, देखिए एक त्रिभुज ए हो गया, एक त्रिभुज ए हो गया, एक त्रिभुज ए हो गया, इसमें देखिए एक त्रिभुज में हो सकते हैं क्या अधिक कोण, दो मतलब दो जरूरी है, दो क्या हो सकते हैं, देखिए दो, ये अधिक कोण है, ये क्या है अधिक कोण त्रिभुज है, दो अधिक कोण नहीं होंगे, दो अधिक कोण नहीं होंगे। अब पूछा है दो समकोण, दो समकोण होंगे, एक ही समकोण होगा, क्या होगा एक ही समकोण होगा, ये भी, ये भी नहीं होगा, दो समकोण नहीं होगा। दो न्यून कोण, दो न्यून कोण हो सकते हैं, देखिए एक न्यून कोण ए होगा, एक न्यून कोण ए, एक न्यून कोण ए, ये दो न्यून कोण हो सकता है। यहाँ भी देखिए दो न्यून कोण हो सकता है, एक न्यून कोण ए हो गया, एक न्यून कोण ओ ए हो गया, यहाँ दो न्यून कोण हो सकता है। 60 अंश से छोटा कोण, 60 अंश से छोटा कोण नहीं हो सकता, 60 अंश से छोटा कोण नहीं हो सकता दो। देखिए एक न्यून कोण ए है, एक न्यून कोण ओ है, दो हो गया ना। चलिए इसका क्या उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा सा, सा होगा, क्या हो सकता है दो न्यून कोण हो सकता है। दूसरा देखिए, देखिए इसमें पूछा है दूसरा, एक अर्धवृत्त में बना कोण होता है, एक अर्धवृत्त में बना कोण होता है, क्या होता है 45 अंश होता है, 90 अंश होता है, 60 अंश होता है, कि 30 अंश होता है, क्या होता है। एक अर्धवृत्त में बना कोण कितने बना कोण होता है, क्या होता है बताइए। एक देखिए प्रमेय होता है, प्रमेय, क्या होता है प्रमेय,
क्या होता है? प्रमेय। प्रमेय होता है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्या होता है? अभी आप लोग 9 या 10 में पढ़े होंगे। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अभी हम आप लोगों को बताएंगे। समकोण होता है, देखिए कैसे होता है। कोई अर्धवृत्त बनाइए, देखिए अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त है, इस पे बना कोण समकोण होता है। देखिए यहाँ से चाहे जहाँ ले आइएगा, ये कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। चाहे जैसे ये कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। क्या होगा ये? 90 अंश होगा। सब क्या होगा? 90 अंश होगा। सब क्या होगा? 90 अंश पूरा होगा। मतलब एक अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश होता है या समकोण होता है। क्या होता है? समकोण या 90 अंश होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग क्या होता है? किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग अभी हम बताए हैं इसके पहले वाले में, इसके पहले के पहले वाले में अभी हम बताए हैं। किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग क्या होता है? एक समकोण मतलब क्या होगा? एक समकोण मतलब होगा 1 × 90। समकोण मतलब 90 अंश होता है। समकोण मतलब क्या होता है? 90 अंश होता है। एक समकोण क्या होगा? 90 अंश होगा। दो समकोण होगा, दो समकोण मतलब 2 × 90 कितना होगा? 180 होगा। दो समकोण क्या होगा? 180 अंश होगा। तीन समकोण इसमें दिया है, तीन समकोण क्या होगा? 3 × 90, ये कितना होगा? 270। अब बताइए आप लोग, दो समकोण त्रिभुज मतलब 180 अंश, और इसमें लिखा है किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? 180 अंश 180 अंश होता है। क्या होता है? 180 अंश होता है। मतलब दो समकोण होता है। क्या होता है? दो समकोण होता है। ऑप्शन नंबर बा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या क्या होगा? 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या क्या होगा? बताइए। गिनती आती है आप लोगों को? चलिए गिनती लिखते हैं आज। 80 से 90 के बीच। 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। अब इनमें से बताइए। देखिए 80 से पूछा है, 90 के बीच, 80 से 90 के पूछा है। बताइए क्या होगा 80 से 90 के बीच? अभाज्य संख्या पहले बताइए आप किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभी हम बताए थे इसके पहले वाले सेशन में, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं स्वयं स्वयं से और एक से, जो संख्या स्वयं से और एक से कट जाए उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें देखिए कौन सा है बताइए। 81, 80 नहीं है, 81 नहीं है, 83, 83, एक 83 होगा, 84 नहीं है, 85 नहीं है, 86, 87, 8 7 15 ये कट जाएगा, 88 नहीं है, 89, 89 है। क्या है? 83 और 89, 83 और 89। ऑप्शन नंबर बा, 83 और 89। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? हम बताए थे अभी। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, कि अधिक कोण कहते हैं, कि सरल कोण कहते हैं? देखिए न्यून कोण क्या होता है? जो 90 अंश से
छोटा हो, जो 90 अंश से छोटा हो, जो 90 अंश से छोटा हो, 0 अंश से बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। समकोण क्या कहते हैं? समकोण 90 अंश को समकोण कहते हैं। अधिकोण किसे कहते हैं? अधिकोण आप लोग बताइए किसे कहते हैं? सरल कोण किसे कहते हैं? सरल कोण 180 अंश। सरल कोण किसे कहते हैं? 180 अंश को कहते हैं। इसे ऋज कोण, सॉरी, सरल कोण किसे कहते हैं? 180 अंश को सरल कोण कहते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या है, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। दूसरा देखिए, दूसरा वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? बताइए। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? वृत्त के दो बिंदुओं के को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है, जीवा कहलाता है, कि चाप कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है? बताइए आप लोग। देखिए एक वृत्त बनाइए। देखिए वृत्त है, वृत्त की जो सब परिधि होती है, परिधि सॉरी, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो उसका व्यास होता है। वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है उसका व्यास होता है। अब देखिए वृत्त के कितने दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, इसको मिला दीजिए। एक यहाँ लीजिए, एक यहाँ लीजिए, इसको मिला दीजिए। ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब क्या कहलाएंगी? जीवा। क्या कहलाएंगी? जीवा। ये भी क्या कहलाएंगी? जीवा। लेकिन जो जीवा होता है, सबसे बड़ा जीवा, जो जीवा होता है सबसे बड़ा, वो वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का व्यास होता है सबसे बड़ा जीवा, वृत्त का व्यास होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त का व्यास होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा, निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या क्या होगा? 5 से विभाज्य संख्या क्या होगा? 25, 43, 56, 78, 55, 51, 37, 75, क्या होगा बताइए? देखिए बाज जो होगा 5 से विभाज्य का नियम, 5 से विभाज्य का नियम, 5 से विभाज्य का नियम, विभाज्यता लिख लीजिए, एक हमारे सर बता रहे हैं। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगी, 5 से विभाजित हो जाएंगी, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगी। अब जैसे देखिए इसमें 5, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, इसमें देखिए 0 है नहीं है, इस संख्या का अंत क्या है? ए वाला है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए। इस संख्या के अंत में 0 है, 5 है नहीं है। इस संख्या के 0 के अंत में है या 5 है नहीं है। इसमें देखिए है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए है, हाँ इसमें है, तो यही संख्या 5 से विभाज्य होगा, यही संख्या 5 से विभाज्य होगा, 37, 75। चलिए दूसरा देखते हैं।
दूसरा है 74 नंबर है, 15% का भिन्न रूप क्या होगा? 15% का भिन्न रूप, 15% का भिन्न रूप क्या होगा? 3/2 होगा कि 20/3 होगा, 4/5 होगा, 5/20 होगा, क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए 15% का भिन्न क्या होगा? 15% परसेंट मतलब हम आप लोगों को उस दिन बताए थे, परसेंट मतलब 1/100 से गुणा कर दीजिए। परसेंट मतलब क्या होता है? परसेंट मतलब हम बताए थे 1/100 होता है। तो यहाँ 15, इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान होगा 15/100 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 से कटेगा 5 यहाँ 15, 5 दूना 10, 1 0 हो जाएगा। कितना होगा यहाँ? कितना होगा? 3/20 हो जाएगा। कितना होगा? 3/20। ऑप्शन नंबर आ 3/20 क्या होगा? 3/20 हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। 75 नंबर है, निम्नलिखित में नौ का अपवर्त क्या होता है? बताइए अपवर्त। 2019 में पूछा गया था, 2019 में। नौ का अपवर्त क्या होगा? अपवर्त मतलब होता है गुणनखंड। अपवर्त मतलब क्या होता है? अभी पूछे हैं, बता नहीं पाए आप लोग। अपवर्त मतलब क्या होगा? अपवर्त मतलब होता है गुणनखंड। इसमें देखिए पूछा है नौ का गुणनखंड। अब तो आप लोग बताइए। अपवर्त मतलब क्या होता है? नौ का गुणनखंड। इसमें नौ का गुणनखंड कौन सा है? नौ का गुणनखंड मतलब जो 9 से कट जाए। ये तो एक नहीं कटेगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 9 से एक कटेगा, 18 भी कटेगा, 27 भी कटेगा, 36 भी कटेगा। ऑप्शन नंबर ब सही है। 3 कटेगा 9 से नहीं कटेगा, बल्कि 9 से 3 से 9 कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 18 कटेगा, जी हाँ कटेगा। 21 कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ब 9, 18, 27, 36 ये सही है। दूसरा देखिए। दूसरा 76 नंबर है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है, इसको आप लोग बताइएगा। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है, क्या होगा? अभाज्य संख्या है, इसको आप लोग बताइएगा। 2019 में देखिए पूछा है। इसके पहले एक सवाल बताए थे इसी पे। 77 नंबर है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब मासा, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है तो ये संख्याएं क्या होगी? बताइए। तीन संख्याएं दिया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या कितना दिया है? 1 दिया है। दूसरी संख्या कितना दिया है? अनुपात में दिया है, 2 दिया है। तीसरी संख्या कितना दिया है? 3। सब अनुपात में दिया है, तो उनका महत्तम समापवर्तक 12 दिया है, तो ये संख्याएं क्या होगी? मान लीजिए, माना जो संख्या है यक्स है, माना जो संख्या क्या है? यक्स है। तो एक इसमें गुणा हो जाए यक्स का, कितना होगा? एक यक्स होगा, यक्स होगा, ए हो जाएगा 2 यक्स हो जाएगा, ए कितना होगा? ए 3 यक्स हो जाएगा। माना संख्या क्या है? संख्या यक्स है। तो इसमें देखिए 1 यक्स होगा, 2 यक्स होगा, 3 यक्स होगा। अब दिया है कि उसका जो महत्तम समापवर्तक 12 है, तो मतलब इनमें से इनका महत्तम समापवर्तक आप लोग बताइए। महत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी संख्या सब में कॉमन हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में कॉमन हो, वही महत्तम समापवर्तक होता है। इसमें देखिए यक्स भी है, इसमें यक्स भी है, इसमें यक्स भी है, मतलब इसका जो मासा होगा, इसका जो मासा होगा क्या होगा? यक्स होगा। मासा क्या होगा? यक्स होगा। अब यक्स का मान उसमें देखिए दिया है, उसका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो यक्स बराबर कितना होगा? यक्स बराबर हो जाएगा 12।
यक्स बराबर क्या होगा 12। तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान 12 है, तो इसी में देखिए यक्स गुणा कर दीजिए। तो यहाँ कितना होगा, पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या हो जाएगा 12। पहली संख्या क्या होगा 12 होगा। दूसरी संख्या क्या होगा 2 × 12 बराबर क्या होगा 24 होगा। तीसरी संख्या क्या होगी 3 × यक्स है यहाँ पे, तो 3 × 12 बराबर क्या होगा 36। क्या होगा 36। पहली 12 होगा, दूसरा 24 होगा, तीसरा क्या होगा 36 होगा। 12 24 36 सही है। 12 24 और 36, 12 24 और 36। चलिए दूसरा देखते हैं। 78 नंबर है, किसी कक्षा में 30 बच्चे में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण होंगे। 30 क्लास में कितने बच्चे हैं 30 बच्चे हैं। कुल कुल बच्चों की संख्या क्या है, कुल बच्चों की संख्या क्या है 30 है। अब इसमें से पूछा है कि 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण कितने हुए हैं, उत्तीर्ण कितने हुए हैं 80%, मतलब टोटल कितना है 30 है। 30 का 80% उत्तीर्ण हुए हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना होगा, मतलब 8 3 24, 24 जो बच्चे हैं उत्तीर्ण हुए हैं। 24 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। पूछा क्या गया है, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, और उत्तीर्ण हम निकाले हैं 24। कितने बच्चे हैं 24 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 24। अगर पूछा कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या, तो उसको निकाल लीजिए आप। अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या क्या होगा, टोटल बच्चा कितना है 30 है, उत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितना है 24 है। घटा दीजिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो 6 बच्चे हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है 18% का भिन्न रूप क्या होगा। देखिए ये भी 2019 में पूछा आया है। 18% का भिन्न रूप बताइए आप लोग, 18% का भिन्न रूप क्या होगा। 18% का भिन्न रूप, अभी हम आप लोगों को बताएं, अगर जहाँ परसेंट देखिए तो वहाँ 1/100 से गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए गुणा। 18 है, 18% है ना, 18% है, तो क्या होगा 18 गुणे 1/100। क्या होगा 18 गुणे 1/100, तो क्या हो जाएगा 18/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18/100 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 2 पचे 10, 50 बार जाएगा, कितना होगा 9/50। कितना होगा 9/50। 9/50 यहाँ पे है, दा है, देखिए दा नंबर है 9/50। कितना है 9/50 है। दूसरा देखिए, चलिए याद यहाँ तक था, बस यही लास्ट था आज के लिए, बस इतना ही। अब प्रथम सेमेस्टर आप लोगों का पूरा हो गया गणित का। अब उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है उसको लेके आएंगे कल से। आप लोग देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा, भुलाइएगा मत। चलिए ठीक है, धन्यवाद।